का बहुत संक्षेप में परिचय देके फिर मैं ज्वाइन करवाने के लिए कहता हूँ। रवि दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और राज्यसभा फेलो भी हैं। और आज प्रोफेसर मीरा मैम संदूक के साथ बात करने के लिए रवि को मॉडरेटर बनाया है, मुझे दिखाया जुड़ गई हैं। तो हम लोग मैम का स्वागत करते हैं सबको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो इस प्रोग्राम में। क्या नाम मैं है बहुत ब्रीफ में हॉल एंड एक हॉल बार में संवाद ऊपर का अलाउ ऑल कर दो ना, सबका होता रहेगा। मकसद और हॉल एंड हॉल हॉस्टल के बारे में बहुत ब्रीफ में मैं 3-4 मिनट में बता देता हूँ। फिर मैं रवि को ये सेशन दे दूंगा, वो बातचीत करेंगे मैम से। शुरुआत में मैम अपना व्याख्यान, अपना वक्तव्य देंगे, फिर सवाल जवाब के लिए सेशन ओपन कर दिया जाएगा। ये जो हमारे साथी आज को सुन रहे हैं, पहले तो हम सब हमारी तरफ से मैम का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मैम को इस प्लेटफॉर्म पे। जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, तब मैं वहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी और बड़ा नाम था मैम का। उन लोगों में से हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया और में हम सब गौरव की अनुभूति रखते थे। तो हॉल एंड हॉल संवाद का जो 2022 में लोगों ने शुरू किया था, जिसका मकसद है डिस्कोर्स के कल्चर को फिर से पुनर्जीवित करना। हॉल एंड हॉल यूनिवर्सिटी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है जो 1900 में इसका पहला कोर्ट शुरू हुआ था कैम्ब्रिज कोर्ट के नाम से। तो 1911 में जो पहली दुनिया की हवाई सेवा शुरू हुई, उसका जो जहाज था वो इसी हॉस्टल पे लैंड किया और जो पोस्टेज स्टैम्प बेचने से 6 पैसे पर जो पत्र था उससे जो आय हुई, उसको इस हॉस्टल को डोनेट किया गया, जिससे इसका दूसरा कोर्ट ऑक्सफोर्ड कोर्ट बना। और ये 2 कोर्ट में हॉस्टल है, ऑक्सफोर्ड कोर्ट एंड कैम्ब्रिज कोर्ट। शुरू में इसका नाम भी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हॉस्टल था, बाद में इसको हॉल एंड हॉल के नाम से जाना गया। और बड़े सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ह्यूमैनिटीज से लिटरेचर में अच्छा करने वाले लोग, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, बड़े नामचीन लोग यहाँ पर रहे। बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिक्लाइन के साथ ही हॉस्टल का भी डिक्लाइन हुआ, का भी पतन हुआ कुछ संदर्भों में, और हॉस्टल का भी हुआ। हम लोग जो उसके पुराने छात्रावासी रहे हैं, जिन्होंने जो 70s के डिकेड में रहे हैं, ज्यादातर लोग 70s 80s के डिकेड में, 90s के डिकेड में। अच्छा, जो जिनका जो बोल नहीं रहे हैं उनका माइक म्यूट हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में नॉइज नहीं आएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट कर लें। तो इसमें से ज्यादातर लोग वो है जो आज श्रोता के तौर पर प्रोग्राम में हैं, 80s 90s के डिकेड में इस हॉस्टल में रहे। बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां करने के बाद रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे, वो सब इस सेशन में चर्चा में शामिल होने के लिए आते। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है इस हॉस्टल का, और हम क्या करना चाहते हैं, क्यों शुरू किया, ये सारे पर्सपेक्टिव्स को हम सुनना चाहते हैं। और एक चैनल है मैं, हमारा यूट्यूब चैनल हॉल एंड हॉल संवाद का, उसके थ्रू भी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की और जो हमारा ऑडियंस है उस तक ऐसे लोगों की बात पहुंचाना चाहते हैं जो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। एक प्लूरलिटी, इंक्लूसिवनेस इस हॉस्टल की हमेशा से विशेषता रही, क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्ट से लोग रहते रहे, साउथ इंडिया सदर्न स्टेट से लोग रहे। एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था इस यूनिवर्सिटी का, इस हॉस्टल का। हम सब उसको वैचारिक तरीके से डिबेट के थ्रू फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है मैम आपका इस प्रोग्राम में। मैम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैं रवि को कहता हूं कि मैम के बारे में वो हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं, और फिर मैम को हम ये सेशन हैंड ओवर कर देंगे बोलने के। रवि। थैंक यू अमित, तुम्हारे इस इनिशिएटिव के लिए। और अच्छा है कि इस इनिशिएटिव में अभी तक 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, अपूर्वानंद जी के और निशिकांत कौरवे के।
और अच्छी बात है कि पुराने हॉस्टल के साउंड लोग या बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं केवल मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा, या ये प्रॉब्लम सबके लिए है? हेलो एक रात्रि अमित, आवाज आ रही है? होगी आवाज। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। रवि जी की आवाज आ रही है, या तो फिर कहीं प्रॉब्लम है। रवि जी की आवाज आ रही है, अमित की भी आवाज आ रही है। ठीक है। तो इन दिस सीरीज संवाद, हॉलैंड ग्रुप संवाद ने तय किया कि प्रोफेसर नीरा चंद्रोक से बातचीत की जाए, और वो भी तब जब आज हमारा रिपब्लिक डे है और गणतंत्र दिवस के अवसर पे जिस चीज की हम बार बार अपने आप को कमिट करते हैं, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से हमारा संविधान काम कर रहा है, उसमें से हमें क्या क्या उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों के आधार पर काम करेंगे, सरकार की संस्था से काम कर रही है। प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि अपना ये माइक ऑफ ये करना। आज के आनंद जी प्लीज अपना अपने आप को म्यूट कर लें। आनंद जी सर, आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ओके, तो ये आज हमारी कोशिश है कि किस तरीके से हम 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, तो गणतंत्र इसलिए हमने जो टॉक है हमारा, उसका टाइटल हमने दिया कि गणतंत्र की आत्मा है संविधान, और किस तरीके से संविधान के प्रावधानों को समझते हुए, देखिए संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ना केवल लोगों को इंपावर करता है, बल्कि जो लोग अपने पावर का मिसयूज करते हैं उनको भी डिसएम्पावर करने का इसके पास प्रावधान दिए गए हैं, कि कोई पॉलिटिशियन या कोई अधिकारी अपने शक्तियों का बेजा अधिकार ना करे और आम लोगों को समस्याएं ना हो। तो इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज में प्रोफेसर नीरा चंदोक को इनवाइट किया है। प्रोफेसर चंदोक इज ए डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ Security Studies, New Delhi. She was formerly professor and head of the Department of Political Science, University of Delhi. She was also the director of Developing Countries Research Center at University of Delhi. She has held several fellowships abroad and has authored many books, research papers. Some of her recent books include Violence in Our Bones 2021, Rethinking Pluralism, Secularism, Tolerance, and Anxieties of Coexistence, Democracy and Revolutionary Politics. Before that, she has already done a marvelous publication on Beyond Secularism, on minority rights, state and civil society. She has also directed so many collaborative research projects with London School of Economics, UNDP, Ford Foundation, in addition to UGC, ICSSR, and other Indian academic agencies. She was fellow of UGC Teen Murthy Memorial Library, Museum and Library Teen Murthy, UGC से लोग जुड़े हुए हैं, Shastri Indo-Canadian मिल Fellowship. रही है। हम भी He is उसके पार्ट हैं। also part of the editorial board of हमारे एक गोष्ठी हो रही है दिल्ली से, journals like एक हमारे Democratization, अनुज हैं, published by University अमित of कुमार Cardiff, सिंह। and Journal of Development Studies, published by IDS Sussex. So this is she has a very illustrious academic career, and during her career she has not only produced many books, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी आज के डेट में। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के बदलते हुए चीजों को समझते हुए समाज के अंदर किस तरीके से संस्थाओं में एक नैतिकता का प्रवाह होना चाहिए, यही उम्मीद हमारा संविधान करता है। और इस विषय में आगे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोफेसर चंदोक बात कर पाएंगी। सो गुड इवनिंग मैम, एंड नाउ यू आर इनवाइटेड टू डिलीवर योर टॉक टू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। Thank you, Ravi. Can you hear me? Yes, I can hear you. You are audible, ma'am. You are audible. Okay. How much time? 20 minutes? Ravi, you're muted. 20 to 25 minutes, 25 minutes for your explanation of your project, and then people will ask question and answer. Then we'll go. 20 minutes. Thank you for inviting me. बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये ग्रुप बनाया है जिसकी डिबेट और डायलॉग रैशनले है। हम लोग यही सोचते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है, सोशल एसोसिएशंस की, इट इज अ साइट ऑफ डिलिबरेशन एंड डायलॉग, और ये एक ग्रुप है जो बिल्कुल डेमोक्रेसी की एक प्री कंडीशन
को सेटिस्फाई कर रहा है कि बहुत जरूरी है कि सिटीजन्स इन्वॉल्व करें अपने आप को राजनीतिक डिस्कोर्सेस में, डिबेट्स में। मैं 3 मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ, 3 पॉइंट रेज करना चाहती हूँ। एंड आज संविधान दिवस है, 75 साल हो गए। एंड आई थिंक इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पर वो संविधान रहा है। बाकी सब देशों में संविधान बदलते रहते हैं, सब सहारन अफ्रीका में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में पर्टिकुलरली आपको मालूम ही है कितने संविधान आए और गए। और हमारा संविधान अभी तक हमारे लिए है कि हमें प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट स्टेट। कभी कभी नहीं भी करता, बट इट इज नॉट इनफ। बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इनफ नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, और ये मैं कहना चाहती हूँ। सी अ डेमोक्रेसी हैज वैल्यूज, एक उनकी नैतिकता होती है, और वो जो नैतिकता को ट्रांसलेट करता है पॉलिटिकल पॉलिसी और डिसीजंस में, वो संविधान है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है हमारे अधिकार क्या है, और जो लिमिट्स ऑन स्टेट पावर इम्पोज करता है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के रूप में, जो आजकल खास दिखाई नहीं दे रहे, पर फिर भी एक डिवीजन है बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। एंड इसीलिए संविधान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 2 बेसिक इश्यूज खड़े हुए हैं संविधान के बारे में, और थर्डली आई टॉक अबाउट समथिंग एल्स। कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, बट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक राजनीतिक डॉक्यूमेंट है। इट इज द साइट ऑफ स्ट्रगल। ये ऐसा एक स्पेस है जहाँ पर राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, जहाँ पर ऑर्डिनरी सिटीजन इन थियरी जा सकता है। मुझे मालूम हमारा जस्टिस सिस्टम कितना ओवरलोडेड है, because it is the largest constitution in the world. It is it has too many legal interpretations. और रोज सुनते हैं कोई ना कोई लॉयर जाता है कोर्ट में, ये हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से, वो हटा दो। But we have to see the constitution हमारा एक वेपन है, क्योंकि यह हमारी constitution है। India is the only country that gave itself a constitution. बाकी सब कॉलोनीज में कॉन्स्टिट्यूशन या कॉलोनियल पावर ने दिया, या उनको कॉलोनियल पावर को अप्रूव करना चाहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब इंडिया में इन अ वे द फर्स्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द 1930s, और इस विषय में इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इंडियंस ने कहा था हम खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे आधारित होगी। 1946 तक कैबिनेट प्लान के टाइम तक अंग्रेजों ने नहीं माना था कि इंडियन शुड राइट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बट 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पर उन्होंने कहा आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हो सकती, क्योंकि सेंसस के लिए 4-5 साल लगेंगे, तो आपका काम बहुत पीछे बढ़ जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू रीड आउट समथिंग दैट गांधी जी सेड। गांधी ने 19 नवंबर 1939 को इन अ पीस called The Only Way, जो हरिजन में पब्लिश हुआ था, उन्होंने कहा कि Constituent Assembly will be the index of popular feeling। अब 1930 से ये डिमांड आ रही थी कि हम खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। उन्होंने कहा it will bring out the best and the worst in us. Illiteracy does not worry me. I will ask for universal adult franchise for both men and women. I will not give a separate vote to the Muslims, but if without separate vote, I can give reservations reluctantly
if required, to every religious minority. उस जमाने में communal rights बिल्कुल peak पर थे, and it was very important to have Hindu-Muslim unity. Gandhi went on to say that only a constituent assembly जो elect करी गई हो by Indians can produce a constitution that was indigenous to the country and representative of the will of the people. It will not be perfect, but that doesn't matter. Self-government is a problem. People may not अपने आप को ठीक तरह govern ना कर सके, but उससे बेहतर होगा कि एक external power हमें govern करे. And he used a very interesting phrase. He said, they cannot govern themselves through a government imposed from outside, even as the fable jackdaw could not walk like a peacock with feathers borrowed from his elegant companion. क्योंकि हम लोग बाहर की constitution नहीं accept करेंगे. During the Second World War, Jawaharlal Nehru ने भी peace लिखा था, तो the history of constitution making is coterminous with the history of the mainstream national struggle, that is Indian National Congress. ये कांग्रेस का एक अतीत पिलर था, एक ideology थी. On March 1942, Sir Stafford Cripps came to India. And they said they accepted the demand that Indians should write their own constitution. इतने सालों के बाद, इतनी decades के बाद उन्होंने मान लिया. And they said an elected body will be set up after the war. However, the Congress Working Committee rejected the issue because they did not provide for many things that the Constituent Assembly had asked. In 1946, Cabinet Mission Plan जब आया, तो उन्होंने बिल्कुल accept करा. Proposals थे, interim government set up करो, which will carry on the administration of British India till India becomes independent. To the demands of the Muslim League that there should be a separate state is not possible, it should be rejected. And thirdly, that they in a way, there should be a federation, a very loose federation of provinces. खैर जब constitutus ये कांग्रेस ने मान लिया और दिसंबर 1946 में Constituent Assembly बनी. It is a fact that universal adult franchise पे Constituent Assembly नहीं elect हुई. It was elected by provincial assemblies. और provincial assemblies में सिर्फ 28% लोगों के लिए सिर्फ 28% लोगों ने 35 के बाद वोट किया था. So the Constituent Assembly is indirectly elected, but a number of commentators had said कि अगर universal, Sumit Sarkar, the very notable historian, had said कि even अगर universal adult franchise होती ऐसी constitution नहीं लिख सकते थे, because the Constituent Assembly assembled the most important, the most significant, the most far-seeing minds. नेहरू ने खुद बहुत सारे lawyers को बुलाया, who wrote the constitution. We are familiar with their names. Secondly, the constitution cannot be a colonial constitution simply because modern constitutions में centrality दी जाती है to the Bill of Rights, universal adult franchise. ये modern constitutions are not new, democracy is not new. अम्बेडकर ने बात करी थी constitutional morality की और उन्होंने quote किया था एक British historian को Grote, who had talked about constitutional morality ancient Greece में. बड़े सालों के बाद in the 1960s, E.H. Carr, a very notable historian, ने छोटी सी किताब लिखी है What is History? और उन्होंने कहा कि जो ग्रोट ने 6 वॉल्यूम्स लिखे हैं अथेनियन डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेसी ग्रीक्स में पैदा हुई थी क्योंकि डेमोस इज अ ग्रीक वर्ड. 6 वॉल्यूम्स लिखे ग्रीक अथेनियन डेमोक्रेसी पे, उसमें एक भी मेंशन नहीं है कि द ग्रीक डेमोक्रेसी, अथेनियन डेमोक्रेसी वाज बेस्ड अपॉन स्लेवरी, क्योंकि सिर्फ मेल Athenian born citizens could vote. Women didn't have the vote. Non-Athenian born
did not have the vote, और slaves को तो वोट वैसे ही नहीं था. तो it is possible कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूसिव नहीं है और काफी एक्सक्लूजन रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में रही है, और इसके लिए हमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स की जरूरत है. तो एक तो हम भूल जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट आंसर है. इट इज अ कॉन्शियंस ऑफ द नेशन, इट इज अ गाइड टू पॉलिटिक्स, बट ये नहीं है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है. और आज तक the Dalit community and the scheduled tribes are resentful कि उनकी attention, उनकी interest को इतनी attention नहीं दी गई. But very important that we have to understand हमारी history of what should be a constitution goes back to 1895. 1895 में public sphere में एक Bill of Rights आया. It came on to the public. सर किसी को नहीं मालूम था किसने लिखा था. एनी बेसेंट ने कहा कि शायद लोकमान्य तिलक ने लिखा है, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज द बिल ऑफ राइट्स बिल्कुल ब्रिटिश लिबरलिज्म जो 19th सेंचुरी में था उसकी एक मिरर था. इट वाज अ एपिटमी ऑफ ब्रिटिश लिबरलिज्म. उसने जो इंडिविजुअल राइट्स मांगे, सबसे पहले उन्होंने मांगा द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ये 1895 की बात है. सबसे पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, गवर्नमेंट शुड नॉट ब्लॉक द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट शुड नॉट सेंसर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. Nobody can be imprisoned for a crime that he or she has not committed. Nobody should be sentenced except by a competent authority. आजकल you have the police pressing, even a judiciary says इसको bail दे दो, तो पुलिस बोलते नहीं bail नहीं देनी चाहिए, इसको रहने दो prison में. और कितने लोग हमारे prisons में हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा to deserve prison. We all know who they are. Laws, the 1895 Bill of Rights said should be equal for all citizens, and every citizen has the right to elect one member to the parliament and one member to the local legislative council. अब 1895 की बात है. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस had met और सेल्फ डिटर्मिनेशन की तब इतनी बात नहीं हो रही थी. और इस बिल ऑफ राइट्स ने भी कहा वी होप दैट द इंग्लिश गवर्नमेंट, दैट द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन in its enlightened view will grant these rights to Indians. सिर्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं थी, इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी. 1924 में 43 Indians, prominent Indians, met and they drafted a memorandum, the Commonwealth of India Bill 1925. उसमें कहा कि India has a right to self-government, the way Canada and Australia does, and it should be put on the same platform, on the same level as self-governing dominions. Labour government ने उसको accept कर लिया, it reworked it. Labour government power में थी in England, and retitled it a bill to constitute within the British Empire a Commonwealth of India. अभी भी self-determination का पे इतना फोकस नहीं है. फर्स्ट रीडिंग हुई थी इस बिल की, बट उसके बाद लेबर गवर्नमेंट डिफीट हो गई 25 इलेक्शंस में और ये बिल वाज नॉट ऑब्वियसली परस्यूड. एक फुलर वर्जन 1928 में आया और ग्रैनविल ऑस्टिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो है उन्होंने कहा है कि ये मोतीलाल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. हुआ ये था कि 1925 में साइमन कमीशन आई थी इंडिया में एंड दे वर डिस्कंटेंट ऑल अराउंड. बहुत प्रोटेस्ट थे क्योंकि साइमन कमीशन भी एक भी इंडियन नहीं था, हालांकि वी हैड अ नंबर ऑफ वेरी डिस्टिंग्विश्ड लॉयर्स. उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय लॉस्ट हिज लाइफ और लॉर्ड बर्कनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, ही very mockingly asked मोतीलाल नेहरू कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ जिसमें जो बोथ हिंदू और मुसलमान एक्सेप्ट कर सके. कांग्रेस ने ये बड़ा सीरियसली लिया और उन्होंने एक ऑल पार्टी कमीशन बिठाई, ऑल पार्टी मीटिंग करी. एम ए अंसारी वाज द चेयर और दे वेंट टू द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग ने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो कांग्रेस ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट्स. बट इसका इम्प्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है.
And then they set up a committee with Motilal Nehru as the chairman. और बहुत distinguished Indians थे उस committee में. तो उन्होंने constitution बनाया, which they gave to the British government and also reported to the all-party meeting. उसमें 3 aspects हैं which are very important. एक तो उन्होंने सबको universal adult franchise they granted to Indians. अब आप देखिए 1928 की बात है, उस टाइम पर सिलोन, what used to be Ceylon, श्रीलंका, ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाया था नेशनलिस्ट ने, पर उसमें महिलाओं को नहीं था राइट टू वोट till they were 30. What competence for the right to vote at 30? I don't know what is really what is the relationship. But India में there was complete. और उस जमाने में 1920s में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी in Europe. Women should get the vote. Women got the vote in England only in the 20s. France में तो 1950s में वोट मिली थी. I mean, women didn't have the vote. But ये universal adult franchise and Motilal Nehru report said we don't care अगर हिंदुस्तानी illiterate हैं, practice will make them perfect. सबको vote दो. The second important contribution of the Motilal Nehru Constitution was that they gave an integrated list of civil, political, social and economic rights. अब ये list 2 हिस्सों में बांटी गई Constituent Assembly में, और social and economic rights became a part of the directive principles. और हमारे जो fundamental rights chapter है, chapter 3, only had political and civil liberties. क्यों करा गया? They felt it was not possible, finances नहीं है, और ये बहुत भारी भूल थी. I think India की problem है कि India did not give social rights in 1950. Social rights to education, social rights to health, social right to housing. और मुझे कभी कभी नहीं, अभी एक ऐसे लिखा है on the Bombay film, और मुझे ये ख्याल आया कि 50s में कितना protest हुआ था and how people were living. आपको याद होगा, I don't know whether you remember, but there's a very famous film called फिर सुबह होगी, जिसमें Raj Kapoor, who always portrayed the life of the ordinary man, does a takeoff on इकबाल सारे जहां से अच्छा है. He says चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा. In a way 50s को जो मूवी थी, चाहे वो गुरुदत्त जी, चाहे बिपिन रॉय थे, चाहे बाजी एक फिल्म थी जो बिल्कुल प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट द काइंड ऑफ स्लम्स पीपल हैड टू लिव टू. अब हमारे हीरोज बाजी में और आवारा में बहुत मॉरली एम्बिगुअस थे, क्योंकि दे टुक टू अ लाइफ ऑफ क्राइम. उनके पास इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, दे लिव्ड इन सच बैड कंडीशंस कि कोई ना कोई, they just took it, what they call the noir movie. It was a very, Baji was the first crime thriller, urban crime thriller. When Devanand becomes a criminal, Raj Kapoor becomes a criminal in Avara. क्योंकि ये हाल था हमारे सोशल, और उन्होंने कहा हमें मिला क्या है, हमें मिला क्या है after partition. And you know the famous song of Gurudutt, कहाँ है वो हाफिज खुदी के, written by Sahil Ludhanavi, is enough of a protest against the inability, because Nehru government ने 2 बातें नहीं करी. उन्होंने primary education universalize नहीं करी, and they didn't look to employment. ये प्रॉब्लम होता है. सोशल राइट्स तो बहुत बाद में UPA 1 में आए in the constitution. The right to education becomes a part of Article 21. In a way, you see, when the constitution, और फिर कराची resolution 1931, कानपुर में बहुत भारी riots हुए थे, and the Congress met, and at that point गांधी ने कहा कि मुझे मालूम है Islam doesn't consider itself a part of the society, but if they want to be separate, the state must be neutral towards religions. अब ये एक word था जो secularism, minority rights आ गए थे. By the Motilal Nehru Constitution, they had embodied minority rights. But secularism का किसी ने नाम नहीं लड़ा, though they talked about it. Secularism was a popular concept with Jawaharlal Nehru.
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सेक्युलरिज्म की बात नहीं हुई। अब पीछे एक पीआई आया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि यह वर्ड सेक्युलरिज्म हटा दिया जाए। एंड द पीपल हु वेंट टू कोर्ट 3 लोग थे। एक तो थे सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे वो जो लॉयर हमेशा हिंदुत्व का पक्ष लेते हैं, आई थिंक हिज नेम इज अश्विनी उपाध्याय, और एक और है, मैं भूल गई हूँ, कि ये सेक्युलरिज्म निकाल दो कॉन्स्टिट्यूशन से। अब सेक्युलरिज्म was a part of the commitment of the leadership कि Muslims will not be discriminated against. I mean, the Nehru government made it again and again very clear कि मुसलमानों के against कोई discrimination नहीं होगी, that we will treat everybody as equal. Secularism, however, was never defined by the Constituent Assembly. नेहरू ने एक बार एक दो लेख लिखे जिसमें उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म मीन्स फ्रीडम, सेक्युलरिज्म मीन्स इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट शैल बी न्यूट्रल। अब बहुत भारी चर्चा चढ़ी है। द पॉइंट इज दैट इन अ वे माइनॉरिटी राइट्स ऑफ द 1928 कॉन्स्टिट्यूशन वर अ कॉम्प्रोमाइज। They were a compromise because Congress was not going to give separate electorates to religious groups. तो माइनॉरिटी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, आर्टिकल 929, आर्टिकल 30, बट सेक्युलरिज्म कहीं पर नहीं आया। तो कौन डिफाइन करेगा सेक्युलरिज्म क्या है? और ये सुप्रीम कोर्ट का बन गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें करी हैं। एक तो उन्होंने सेक्युलरिज्म डिफाइन किया है, दूसरा उन्होंने रिलीजन हिंदुइज्म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट करती थी। यू नो, हिंदुइज्म इज अ वेरी फ्लूइड सिस्टम ऑफ मेनी बिलीफ्स, बट उसको एक रूप देना, एक आइडेंटिटी देनी, जैसी क्रिश्चियनिटी या इस्लाम है रिलीजन्स ऑफ द बुक, वो कोशिश कॉलोनियल पावर्स ने करी। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने करी। अब जब बोमाई केस बना आफ्टर द बाबरी मस्जिद फेल, बोमाई केस में 7 जजमेंट्स थी और people had gone to court not about secularism क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया था since they had backed the downfall of the Babri Masjid। और राम जेठमलानी जो इन स्टेट्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा व्हाट इज सेक्युलरिज्म, इट्स अ फैंटम कॉन्सेप्ट, इसमें है क्या ये? तब 7 जजमेंट्स ने कहा कि सेक्युलरिज्म मीन्स सर्व धर्म संभव, all routes to the truth are equal। One of them said that it is important to democracy, and thirdly, it was, you know, that secularism is important for development. But उन्होंने कहा it is a big part of the basic structure of the constitution, जो केशवनंद भारती केस ने भी डिक्लाइन किया था। Now, in a way, you know, जब उन्होंने फिर J.S. वर्मा की judgment on Hindutva as a way of life, कोर्ट को अधिकार नहीं है रिलीजन डिफाइन करने का। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, थियोलॉजियंस कोई नहीं है वहाँ पर, कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, और आप बैठ के डिफाइन कर रहे हो व्हाट इज हिंदुइज्म और व्हाट आर माइनॉरिटी रिलीजन्स। आई थिंक द कोर्ट ओवरस्टेप्ड इट्स लिमिट। बट मोर इम्पोर्टेंटली प्रोफेसर बिकोने पारेख ने पॉइंट आउट करा, जब आप कहते हो सर्व धर्म संभव, सर्व धर्म संभव तो वेदांतिक कॉन्सेप्ट है। Now, why must you draw that notion of secularism from Sarv Dharam Sambhav? Because Islam and Christianity don't believe that different paths lead to the truth. उनके लिए तो एक ही रास्ता है to the truth। और अगर आप रास्ता नहीं फॉलो करेंगे, you are out of the community। बुद्धिस्ट और जैन के पास तो notion of God ही नहीं है, so how are you going to have Sarv Dharam Sambhav? I think maybe it is time, and you know, the point is secularism was a part of the growth of the national movement. It was a part of the compromises. So उन्होंने बहुत compromise करी, the leaders of the national movement. The constitution is a product of debate, deliberation, compromise, press coverage. बहुत कवरेज होती थी to any of these constitutional documents। एक डिबेट थी, एक बहुत भारी हिस्सा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी नेशनल मूवमेंट का। I can't think of any other group who drew up a constitution the way the Indian National Congress did।
खासकर बिल ऑफ राइट्स, खासकर फंडामेंटल राइट्स, हाँ उन्होंने गलती करी, सोशल इकोनॉमिक राइट नहीं डाले फंडामेंटल राइट्स में जो डालने चाहिए थे. But when we come to secularism, we have to realize कि बहुत भारी मुद्दा है इंडियन पॉलिटिक्स पे और खासकर पार्टीशन के बाद. In the period from the turn of the 20th century till partition, एक religion को politicize किया गया. Religion is faith. Religion is private. It's my conversation with God. हिंदुत्व जिसको कहते हैं वो politics है. And we should separate the two because मुझे नहीं लगता कि any of these exponents of Hindutva know much about Hinduism. I think Jawaharlal Nehru, who was a self-confessed atheist, knew more about Hinduism because he wrote on it. He wrote the discovery of India. ये concept that Hindutva is politics meant to divide people, ये हमें we will have to counter. We will have to draw up a charter or have a movement against this. Because the first thing an authoritarian leader does, and I don't even have to clarify what I mean by authoritarian leader, your democracy, your constitution को नहीं मानते, वो civil society को divide करता है, political society को divide करता है. जहाँ पर constitution ने एक political community का आधार दिया था अपने preamble में, 47 में हिंदू और मुसलमान थे. I mean, they had regressed for their identities. अब constitution ने preamble में एक different foundation for a political community. ये community should come together now to protect the constitution. If the constitution protects us, maybe हमें भी संविधान का ख्याल रखना चाहिए. और last point is रखते हैं हमारे young people रखते हैं. और 2019 में दिसंबर में जब Citizenship Amendment Act पास और किसी ने उसका विरोध नहीं करा तो students came out onto the street, spontaneous uprising. एक हाथ में झंडा, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन. preamble was read out publicly और बहुत भारी एक movement चली. This is in the nature of movement against autocrats across the world. 60 such movements can be counted. France में, you know, in all parts of the world. और जब when I saw these young people, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के students जो Feb